श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज की कक्षा का विषय प्रसंग है सूर्य का गोचरीय प्रभाव, उसके ऊपर एक विहंगम दृष्टि। आपको पीछे की कक्षाओं में सूर्य का किसी ग्रह से गोचर होने पर शुभ या अशुभ प्रभाव किस प्रकार से देखा जा सकता है, उसका प्रभाव क्या होता है, वह सिद्धांतिक रूप में आपको बताए थे। लेकिन सूर्य का गोचर हर महीने में हर ग्रह से, उसके निकट से, उससे त्रिकोण से, उससे केंद्रीय प्रभाव में, तीसरे 11वें प्रभाव में गोचर अवश्य ही होगा और हर माह में वह प्रभाव शायद जातक को शुभ या अशुभता के रूप में ना मिले। तो इसमें अकेले सूर्य के गोचर पर हम पूरी तरह से विचार नहीं कर सकते। हमें अन्य ग्रहों के तात्कालिक उसी समय के गोचर का विचार भी करना होता है, जो आगे की कक्षा में आपको बताया जाएगा। फिर भी देश काल पात्र का जहां हम विचार करते हैं तो हर व्यक्ति पर एक ही प्रभाव सूर्य के गोचर का किसी विशेष ग्रह के ऊपर से या उसे त्रिकोण या केंद्र में गोचर होने पर नहीं होता है। देश काल पात्र का भी विचार किया जाता है, सूर्य के बलाबल का और उस ग्रह के बलाबल का जन्म पत्रिका में भी विचार किया जाता है और संभावित प्रभाव क्या हो सकता है, तब हम उसका विचार कर सकते हैं। तो आज की कक्षा में हम इसी बात पर विचार करेंगे कि किसी प्रभाव को हम कैसे देख सकते हैं कि वह प्रभाव जातक पर किस प्रकार से अपना असर डालने वाला है। सूर्य जब गोचरवश किसी ग्रह पर अपना शुभ या अशुभ प्रभाव दिखलाता है तो उसका प्रभाव कितना प्रबल हो सकता है, इसके लिए हमें अन्य ग्रहों के प्रभाव का भी विचार करना पड़ता है। यदि सूर्य का अशुभ प्रभाव किसी ग्रह पर हो रहा है गोचरवश और उसी कालखंड में शनि या मंगल या राहु आदि का भी अशुभ प्रभाव हो रहा हो तो वह प्रभाव जातक को अवश्य ही प्रभावित करने वाला होगा। लेकिन सूर्य का अशुभ प्रभाव यदि किसी ग्रह से हो रहा हो लेकिन तात्कालिक समय में बुध, शुक्र या गुरु का शुभ प्रभाव भी उस ग्रह से हो रहा हो तो जो अशुभ प्रभाव सूर्य का होने वाला होगा वह जातक को आभास भी नहीं होगा। तो इस तरह से अकेले सूर्य का जो गोचर का प्रभाव होता है वो बहुत प्रभावी नहीं होता, अधिक प्रभाव नहीं देता, केवल सामान्य गति का, सामान्य जीवन का, सामान्य घटना का प्रभाव दे सकता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति का जीवन सामान्य गति से चलता रहता है और कोई शुभ या अशुभ प्रभाव उसके जीवन पर दृष्टि गोचर नहीं होता है, जो उसके कार्य को, उसके मन मस्तिष्क को, उसके शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक प्रभाव को किसी भी तरह से प्रभावित करने में सक्षम हो। इसलिए कभी भी केवल एक ग्रह के गोचर पर, केवल एक सिद्धांत पर फलित नहीं करना चाहिए। हमें सभी ग्रहों की स्थितियों का, ग्रह दशा गोचर आदि का विचार संतुलित रूप से करना चाहिए, तभी हम किसी सही निर्णय पर पहुंच पाते हैं। देश काल पात्र का भी विचार बहुत आवश्यक रूप से कर लेना चाहिए। सामान्य रूप से एक प्रभाव होता है कि शनि की 7.5 व्यक्ति के जीवन में अधिकतम 3 बार ही आ पाती है, क्योंकि वह 30 साल के अंतर पर आती है। तो सामान्य प्रभाव देखा भी जाता है कि शनि की दशा अंतर्दशा है, प्रत्यंतर में जब शनि की ढैया या शनि की 7.5 होती है तो वह अधिक प्रभावशाली होती है। लेकिन पहली 7.5 जातक को बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं देती है, अशुभ प्रभाव कम से कम नहीं देती है। दूसरी 7.5 जातक को बहुत अधिक प्रभावित करती है और तीसरी 7.5 जो जीवन में आती है वह व्यक्ति के लिए बहुत ही घातक साबित हो सकती है। तो इस तरह से देश काल पात्र का विचार भी करना चाहिए, तभी किसी ग्रह के गोचरवश प्रभाव का संतुलित विचार किया जाना संभव हो सकता है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि किसी जातक का सूर्य भी शुभ है और शुक्र भी शुभ स्थिति में है और सूर्य का शुभ गोचर शुक्र से त्रिकोण में या एकादश भाव में सूर्य के अंश के निकट से हो रहा हो तो किसी एक युवक के लिए संभावना हो सकती है
कि उसे किसी अपनी महिला मित्र का सानिध्य मिले, उससे सहयोग मिले, उससे अपने कार्य में लाभ मिले। एक युवा महिला को संभव हो सकता है कि अपने प्रेमी से प्रेम पत्र मिले या किसी प्रेमी से प्रेम का प्रस्ताव मिले। एक विवाह के आकांक्षी को विवाह संबंधी प्रस्ताव मिल सकते हैं, विवाह संबंधी कार्य आगे बढ़ सकते हैं। इसी प्रकार से यदि कोई छात्र है, बालक है, पढ़ रहा है, शिशु है, तो उसकी रचनात्मक शक्ति का उदय होगा। वह कोई नई कला, गीत संगीत में रुचि लेगा, कुछ चित्रकला आदि में उसकी रुचि होगी। उसको उपहार मिल सकता है, किसी रिश्तेदार से मिल सकता है, अपने कार्यवश उसे कोई पुरस्कार प्राप्त हो सकता है। लेकिन यही स्थिति यदि सूर्य का गोचर शुक्र से त्रिकोण में शुभ गोचर हो रहा हो और किसी वृद्ध या प्रौढ़ व्यक्ति के साथ हो, तो उसके लिए विवाह का प्रस्ताव आदि की संभावना हम व्यक्त नहीं कर सकते। उसे शारीरिक सुख का आभास हो सकता है, स्वादिष्ट आहार की प्राप्ति हो सकती है, उसकी लोकप्रियता में वृद्धि हो सकती है, मनोरंजन के क्षेत्र में उसकी कला आदि में रुचि हो सकती है, और जो कोई संभावित कार्य जो योजना वह बना रहे होंगे उसमें उन्हें सफलता का सुख प्राप्त हो सकता है। इस तरह देश काल पात्र का भी विचार कर लेना चाहिए। शनि से यदि शुभ गोचर हो तो जातक को सूर्य एकांतवास देता है। ऐसे एकांतवास का लाभ एक विद्यार्थी अपने अध्ययन के लिए उठा सकता है। वह अध्ययन में अपना एकाग्रचित्त होकर अपनी पाठ को याद कर सकता है। यदि कोई युवा होगा वह अपनी लेखन शक्ति पर एकाग्र हो सकता है, किसी को एक लंबा पत्र लिख सकता है, लेखन शक्ति में उसकी वृद्धि होती है। यदि कोई वृद्ध व्यक्ति या प्रौढ़ व्यक्ति होता है तो वह अपनी प्रभु की आराधना में, ध्यान में अपनी एकाग्रचित्त होकर अपनी आध्यात्मिक शक्तियों का विकास कर सकता है। यदि कोई लेखक होता है तो वह एकांतवास में बहुत ही सफल लेख लिख सकता है। अपने किसी समाचार पत्र के लिए कोई आर्टिकल लिख सकता है। तो शुक्र के जो प्रभाव होंगे, शनि के जो प्रभाव होंगे, उनमें एकांतवास के प्रभाव में वह उसका अपनी देश काल पात्र के हिसाब से उसका लाभ उठा सकता है। इसी प्रकार यदि मंगल से शुभ गोचर हो रहा हो सूर्य का और जन्म पत्रिका किसी बालक की हो तो उसे शारीरिक क्रियाओं में, अभ्यास आदि में, व्यायाम आदि में, खेल में, दौड़ भाग में रुचि पैदा होती है। वह शारीरिक गतिविधियों में ज़्यादा भाग लेता है। यदि किसी युवा के जीवन में ऐसा मंगल का शुभ गोचर होता है तो जातक अपना अथक परिश्रम, साहस और पुरुषार्थ से अपने कार्य को कार्य सिद्धि में बदल देता है। यदि किसी खिलाड़ी के लिए ऐसा गोचर हो रहा हो तो वह अपनी खेल प्रतियोगिता में सफलता हासिल करता है। किसी इंजीनियर के लिए ऐसा हो रहा हो तो वह अपने कार्य को अंतिम परिणाम तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त कर सकता है। किसी वैज्ञानिक को हो रहा हो ऐसा गोचर तो वह किसी नई दवा आदि का, औषधि आदि का आविष्कार कर सकता है, अपने कार्य में सफलता हासिल कर सकता है। किसी वृद्ध या प्रौढ़ व्यक्ति को यदि मंगल के ऊपर से ऐसा गोचर हो रहा हो तो उसकी रचना निर्माण की सफलता बढ़ जाती है, रचनात्मक कार्य में उसकी रुचि बढ़ जाती है और उनमें वह सफलता भी प्राप्त कर पाता है। इसी प्रकार से यदि मंगल से अशुभ गोचर हो रहा हो सूर्य का तो ऐसे समय में यदि बालक के ऊपर हो रहा हो तो किसी शारीरिक गतिविधि में भागते दौड़ते समय उसे छोटी मोटी कोई चोट चपेट लग सकती है। यदि वही युवा को हो रहा हो तो क्रोधवश वह किसी से विवाद कर सकता है। शेविंग करते समय उसको ब्लेड लग सकती है। और यदि यही स्थिति किसी वृद्ध के साथ, प्रौढ़ के साथ हो तो उसे रक्त संबंधी कोई रोग या दुर्घटना आदि की संभावना दिखाई दे सकती है। इसमें दशा, अंतर और प्रत्यंतर दशा का भी विचार करना चाहिए और अन्य ग्रहों का जो गोचर होता है क्या वह शुभ है या अशुभ है उसका विचार भी करना चाहिए। यदि सूर्य का गोचर शुभ अवस्था में हो रहा हो और गुरु, शुक्र या बुध आदि का भी शुभ गोचर हो रहा हो तो सूर्य के शुभ गोचर में और वृद्धि हो जाएगी। यदि सूर्य का अशुभ गोचर हो रहा हो किसी ग्रह से और उसी समय में शनि
या मंगल या राहु केतु भी उस ग्रह को अपनी गोचर के द्वारा प्रभावित कर रहे हों अशुभता के रूप में, तो सूर्य का जो अशुभ गोचर होता है, जो आपको पीछे की कक्षाओं में बताया गया है, उसका प्रभाव जातक को कहीं प्रबल रूप से देखना पड़ सकता है, यदि दशा अंतर्दशा भी उस बात को या उस घटना को सपोर्ट करते हों। तो इसलिए सम्यक प्रयास के बाद, संतुलित प्रयास के बाद, दशा गोचर और अन्य ग्रहों के गोचर के बाद ही हमें किसी विचार पर पहुंचना चाहिए। आज की कक्षा में इतना ही। अन्य किसी कक्षा में फिर किसी नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।